अब हम बात करते हैं, देखो भाई, परासरण दाब की, कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया। ठीक है, इस बर्तन में हमने एक बीच में लगा दी अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी भाई? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी इसमें। और यहाँ पर एक लगा हुआ पिस्टन, जिसके द्वारा हम विलियन पर क्या करते हैं, दाब डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर से इसमें एक विलियन भर दिया। क्या भर दिया भाई? विलियन। और इधर से इसमें क्या भर रखा? जल भर रखा। ठीक है, H2O जिसे बोलते हैं। तो ये विलियन है, यहाँ क्या है? जल। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें केवल विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये विलियन था। ठीक है, इधर विलायक जल था, विलायक के रूप में। ठीक है, तो ये जो जल के अणु है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से इस विलियन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जब जो हमारे विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। परासरण बोलते हैं। तो यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, जिसे हमें संपन्न नहीं होने देना। ठीक है, उसके लिए हमने क्या लगा रखा है? यहाँ पर पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया होने की शुरू होगी, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, बाह्य रूप से पिस्टन पर एक दाब लगाया जाएगा। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए इस पिस्टन पर दाब लगाया जाएगा। उस दाब को ही हम बोल लेंगे परासरण दाब। क्या बोल लेंगे? परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब वह दाब होगा जिसमें हम परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर बाह्य रूप से जो दाब लगाया जाएगा, उस दाब को ही बोल लेंगे हम परासरण दाब। क्या बोल लेंगे भाई? परासरण दाब। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वही है, देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है परासरण दाब की। परासरण दाब वह दाब होता है जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर जो बाह्य दाब लगाया जाता है, यानी कि बाह्य रूप से जो दाब लगाया जाएगा, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब की सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भी किसी भी विलियन में हम परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बाह्य रूप से पिस्टन पर जो दाब लगाया जाएगा, उसी दाब को हम बोल लेंगे परासरण दाब। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसका डायग्राम होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई, हमारा टॉपिक आता है परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हर्टले विधि। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हर्टले विधि क्या होती है। ठीक है, जिसका डायग्राम मैंने इधर साइड में बता रखा, देखो इस तरीके से बना रखा डायग्राम, इसका ये होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हर्टले विधि में सबसे पहली लाइन में हमें ये लिखना कि परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हर्टले विधि, ठीक है, बर्कले एवं हर्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इस विधि को बर्कले एवं हर्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहली लाइन ये होगी। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का सारांश मैं आप लोगों को समझाने वाला। देखो जरा ध्यान से, इस डायग्राम में क्या होने वाला। ठीक है, इसके द्वारा ही हम सारी की सारी थ्योरी बनाने वाले कि इस डायग्राम में क्या क्या चीज हमने ले रखी और इसमें कौन कौन सा हम क्या क्या प्रयोग करने वाले। ठीक है, और इससे क्या ज्ञात करने वाले, उसके बारे में समझेंगे ध्यान से। सब डायग्राम में लिखा हुआ, डायग्राम से पूरी थ्योरी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या थी? इस विधि को बर्कले एवं हर्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस विधि में सबसे पहले 2 सकेंद्रीय नलिकाएं ली जाती है। क्या ली जाती है भाई? 2 सकेंद्रीय नलिकाएं। सकेंद्रीय नलिकाओं का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास 2 नलिकाएं हैं, ठीक है, मान लो मैं, देखो अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा सकेंद्रीय नलिकाएं क्या होती है। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, मैं एक नलिका बनाता हूँ। यहाँ पर मान लो ये एक रफ पेपर लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने एक नलिका बना दी अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार से एक पेज और होगा, एक पेज और होगा। देखो ध्यान से, मैंने एक नलिकाएं और बना दी, एक नलिका और बना दी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये मेरे पास 2 नलिकाएं हैं। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब क्या होगा? जैसे एक नलिका ये होगी, इसी नलिका के अंदर अगर मैं दूसरी नलिका को इस तरीके से फिट कर देता हूं, ठीक है, इसी नलिका के अंदर दूसरी नलिका अगर मैंने इस तरीके से फिट कर दी, जिनका केंद्र एक ही हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? यानी कि एक नलिका के अंदर दूसरी नलिका फिट की गई है और उनका केंद्र एक ही है, इसलिए उन्हें बोला गया सेकेंडरी नलिकाएं। क्या बोला गया? सेकेंडरी नलिकाएं। तो इस विधि में क्या होगा? सबसे पहले 2 सेकेंडरी नलिकाएं ली जाती है। क्या ली जाती है? 2 सेकेंडरी नलिकाएं ली जाएगी।
जिनमें से एक को हम बोलते हैं बाहरी नली, जो बाहर की ओर होगी उसे बोल लगे बाहरी नली का, क्या बोल लगे, बाहरी नली का या बाहरी नली, ठीक है। फिर इसके अंदर जो अंदर वाली होगी उसे बोल लगे भीतरी नली, क्या बोल लगे भाई, भीतरी नली, ठीक है। तो इस विधि में सबसे पहले हम दो सकेंद्री नलिकाएं लेते हैं, ठीक है, जिनका क्या होगा, एक ही केंद्र होगा, वो तो तुम्हें पता बता ही दिया मैंने, सकेंद्री नलिकाओं का एक ही केंद्र होता है, यानी कि एक के अंदर एक फिट होगी और उनका केंद्र एक ही होगा, उन्हें बोलते हैं सकेंद्री नलिकाएं, ठीक है। जिनमें से जो बाहर वाली होगी उसे बोल लगे बाहरी नली, और जो इसके अंदर होगी उसे बोल लगे भीतरी नली, ठीक है। पहली नली होगी बाहरी और दूसरी होगी भीतरी नली, ठीक है। जो हमारी बाहरी नली है, बाहरी नली गन मेटल मिश्र धातु की बनी हुई होती है, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा ये थ्योरी में लिख के जाएगी। बाहरी नली गन मेटल मिश्र धातु की बनी होती है, एक मिश्र धातु होती है उसकी बनी होती है, ठीक है, उसका नाम है गन मेटल, क्या नाम है इसका, गन मेटल। बाहरी नली गन मेटल मिश्र धातु की बनी होती है तथा भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है। जो भीतरी नली है वो किसकी बनी हुई होती है, सरंध्र पात्र की। सरंध्र का मतलब होता है जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हो, जिस तरीके से छलनी होती है ना, इस टाइप की एक नलिका होती है, ठीक है, सरंध्र, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। ये भीतरी नली किसकी बनी हुई होगी, सरंध्र पात्र की, किसकी बनी हुई होगी, सरंध्र पात्र की, ठीक है। अब जो बाहरी नली है, बाहरी नली का जो ऊपरी सिरा है, ऊपर की साइड में, बाहरी नली के ऊपरी सिरे पर दाब डालने के लिए एक पिस्टन लगा होता है, दाब डालने के लिए क्या लगा होता है, पिस्टन, ठीक है। और इस पिस्टन के साथ में एक दाब मापी यंत्र जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, दाब मापी यंत्र, ठीक है, जिसके द्वारा दाब को मापा जाता है, ठीक है। कि इसमें जब हम विलियन के अंदर दाब डाल लेंगे तो उस दाब को मापने के लिए एक दाब मापी यंत्र लगा होता है, ठीक है। कहाँ लगा होगा ये, जो हमारी बाहरी नली है, बाहरी नली का जो ऊपरी सिरा उस पर दाब डालने के लिए एक पिस्टन लगा हुआ होता है, ठीक है, और उस पिस्टन के साथ में एक दाब मापी यंत्र जुड़ा होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम दाब मापने का कार्य करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये होगी बाहरी नली की बात। अब इसके बाद जो हमारी भीतरी नली होती है, भीतरी नली होती है, भीतरी नली ये देखो, भीतरी नली ये होगी, यहाँ पर देखो ये मैंने दर्शा रखी, ये भीतरी नली है। अब भीतरी नली का जो ऊपरी और निचला सिरा है, भीतरी नली का जो ऊपरी और निचला सिरा है, उस पर क्या होगी, कॉपर फेरोसाइनाइड की, इसकी कॉपर फेरोसाइनाइड की एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, ठीक है। जो हमारी भीतरी नली है, भीतरी नली के ऊपरी तथा निचले सिरे पर क्या होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड की एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई होती है, ठीक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली तो आप लोगों को मैंने बता ही रखा क्या होती है, ठीक है, जिसमें केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं, विलय के नहीं, ठीक है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली इसके अंदर लगी होती है, कहाँ लगी होगी, भीतरी नली के ऊपरी तथा निचले सिरे पर लगी होती है, ठीक है। तथा जो हमारी भीतरी नली है, भीतरी नली के एक साइड केशिका नली लगी होती है और दूसरी साइड एक कीप लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारी इसकी क्या होगी, संरचना होगी, मतलब जो प्रासरण दाब मापने की बर्कले और हर्टले विधि है, इसका जो डायग्राम है, ये इसकी संरचना है, जितनी बातें मैंने अभी तक बोली। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, जो प्रासरण दाब मापने की विधि है, ठीक है, इसे बर्कले एवं हर्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसमें क्या क्या चीज बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है, इसका सारांश बताया था मैंने। जो इस विधि में दो सकेंद्री नलिकाएं होती है, जिनमें से एक नली को हम बाहरी नली और दूसरी को भीतरी नली बोलते हैं, ठीक है। बाहरी नली गन मेटल मिश्र धातु की बनी हुई होती है और भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी हुई होती है, ठीक है। बाहरी नली के ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन लगा होता है, जिसके साथ में एक दाब मापी यंत्र जुड़ा हुआ होता है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया था जो भीतरी नली है, भीतरी नली के ऊपरी तथा निचले सिरे पर कॉपर फेरोसाइनाइड की एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई होती है, ठीक है। और जो हमारी भीतरी नली है, भीतरी नली के एक साइड में केशिका नली लगी होती है और दूसरी साइड में कीप लगा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, जो हमारी भीतरी नली है, जो हमारी भीतरी नली होगी, भीतरी नली के अंदर जल भर दिया जाता है। भीतरी नली के अंदर क्या भर दिया जाएगा भाई, जो देखो भीतरी नली है, इसके अंदर देखो मैंने ब्लू कलर का दर्शा रखा है, ब्लू कलर से दर्शा रखा डॉटेड करके, ये मैंने इसके अंदर जल को दर्शाया, किसे दर्शाया, जल को, ठीक है। भीतरी नली के अंदर हम जैसे ही जल भर देते हैं तो ये जो जल है एक निश्चित स्थान तक भर जाता है, निश्चित स्थान तक भर दिया जाता है इसमें, ठीक है। जल का स्तर एक निश्चित स्थान तक होता है इसमें, देखो यहाँ पर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ऐसा होगा, ठीक है।
जैसे ही हमने जल भर दिया इसके अंदर, ठीक है, तो एक निश्चित स्थान तक भर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी बाहरी नली है, बाहरी नली के अंदर हम भर देते हैं विलियल। क्या भर देते हैं? विलियल, ठीक है। अब विलियल भर देते हैं हम। अब हमें पता है, देखो भाई जरा ध्यान से, यहाँ पर जो भीतरी नली है, भीतरी नली के ऊपरी तथा निचले सिरे पर हमने क्या लगा रखा है? यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगा रखी, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम में झिल्ली लगा रखी। अब अर्धपारगम में झिल्ली क्या करती है? जिसमें विलायक के अणु गति करने लगते हैं। तो ये जो जल है, जल क्या है? यहाँ पर विलायक है। क्या है? एक विलायक, ठीक है। अब ये जो विलायक है, ये तो इससे आर पार करके इसमें चले जाएगा बाहरी नली में। अब जैसे ये पार करके इसमें बाहरी नली में जाएगा जल, ठीक है, क्योंकि इसमें विलायक के अणु गति करेंगे तो वो इसमें चल जाएगा। तो इसमें धीरे धीरे केशिका नली में जल का स्तर गिरता चल जाएगा। जल का स्तर क्या होगा? गिरता चले जाएगा। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई, ये बताओ? परासरण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई? परासरण की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर क्या करते हैं हम? कम से कम दाब लगाते हैं, कम से कम दाब लगाते हैं, जिससे, ठीक है, जो यहाँ विलायक के अणु थे, ठीक है, वो इसमें केशिका नली में एक निश्चित स्थान तक स्थिर रहो, ठीक है। इतना कम से कम दाब लगाते हैं हम कि केशिका नली में यहाँ जो जल का स्तर है वो एक निश्चित स्थान तक रहो, ठीक है, वो उसके अंदर प्रवेश न करो। उसे रोकने के लिए जो यहाँ कम से कम दाब लगाया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जिसे किसकी सहायता से माप ले जाता है? यहाँ दाब मापी यंत्र की सहायता से। किसकी सहायता से? दाब मापी यंत्र की सहायता से नाप लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रासरण दाब मापने की बर्कले एवं हर्टले विधि के द्वारा हम प्रासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, जितनी बातें मैंने बोल ली वे सारी यहाँ पर लिखी जाएंगी। समझ में आया भाई? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो, लिखता हूं मैं, समझो ध्यान से। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें? इस विधि को, इस विधि को बर्कले एवं हर्टले, बर्कले एवं हर्टले नामक वैज्ञानिक इस विधि को बर्कले एवं हर्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किया गया। ठीक है भाई, स्टार्टिंग की लाइन ये बोल रही थी मैंने। अब इसके बाद देखो हमने इसमें क्या हो रहा था, इसमें दो सकेंद्री, इसमें दो सकेंद्री नलिकाएं, दो सकेंद्री नलिकाएं लगी होती है। इसमें दो सेकेंडरी नलिकाएं लगी होती है, जिनमें से एक नली को बाहरी, जिनमें से एक नली को बाहरी नली तथा दूसरी नली को, तथा दूसरी नली को भीतरी नली, दूसरी नली को भीतरी नली कहते हैं। दूसरी नली को भीतरी नली कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारी बाहरी नली है ये किसकी बनी हुई? गन मेटल मिश्र धातु की, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाहरी नली, बाहरी नली गन मेटल मिश्र धातु, गन मेटल मिश्र धातु की बनी होती है, की बनी होती है।
तथा भीतरी नली तरंद्र पात्र तथा भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है। सरंध्र पात्र की बनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद तथा जो हमारी बाहरी नली है, ठीक है, तथा बाहरी नली के ठीक है, तथा बाहरी नली के ऊपरी सिरे पर, बाहरी नली के ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन लगा होता है। एक पिस्टन लगा होता है जिसकी सहायता से विलयन पर कम से कम दाब डाला जाता है। कम से कम दाब डाला जाता है। ठीक है, कम से कम क्या किया जाएगा, इस पर दाब डाला जाता है, जिसके साथ, ठीक है, या इसके साथ भी बोल सकते हैं, पिस्टन के साथ, यहाँ इसके लिख लो, ये अच्छा रहेगा। इसके साथ एक दाब मापी यंत्र भी जुड़ा होता है। दाब मापी यंत्र भी जुड़ा होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से दाब मापा जाता है। ठीक है, कि इस विलयन पर कितना दाब डाला गया वो सब मापा जाएगा, किसकी सहायता से, दाब मापी यंत्र के द्वारा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये तो बाहरी नली की बात हुई। ठीक है, अब बाहरी नली पर एक ऊपरी सिरे पर हमने क्या जोड़ रखा था, पिस्टन जोड़ रखा था, जिसकी सहायता से हम कम से कम दाब डालते हैं, और इसके साथ में एक दाब मापी यंत्र जुड़ा हुआ था। ठीक है, जिसकी सहायता से हम दाब को माप सकते हैं कि कितना दाब लगा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद हम बात करते हैं भीतरी नली के। ठीक है, भीतरी नली के बारे में बात करते हैं। देखो अब लिखा गया भीतरी नली के बारे में। यहाँ पर लिखा गया जो भीतरी नली है, ठीक है, यहाँ लिखा गया भीतरी नली के ऊपरी तथा निचले सिरे पर, भीतरी नली के ऊपरी तथा निचले सिरे पर एक कॉपर फेरोसाइनाइड की एक कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, तथा भीतरी नली के
तथा भीतरी नली के एक और केशिका नली तथा दूसरी ओर कीप लगा होता है। ठीक है, दूसरी ओर क्या लगा होता है भाई? कीप लगा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, जो हमारी भीतरी नली है, भीतरी नली के अंदर जल भर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद भीतरी नली के अंदर जल भर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, भीतरी नली के अंदर जल भर देते हैं। ठीक है, जल भर दिया जाता है, जिसके कारण केशिका नली में जल का स्तर एक निश्चित स्थान तक होता है। ठीक है भाई, एक निश्चित स्थान तक इसमें जल का स्तर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ लिखेंगे तथा भीतरी नली में हमने क्या भरा? जल। भीतरी नली के अंदर क्या भरा हमने? जल। तथा बाहरी नली में विलयन भर दिया जाता है। बाहरी नली में विलयन भर दिया जाता है। ठीक है, बाहरी नली में हमने क्या करा? विलयन भर दिया। ठीक है, जब हमने बाहरी नली में विलयन भर दिया, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, जो जल के अणु है इस अर्धपारगम्य में झिल्ली की सहायता से इस विलयन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, विलयन के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करने से केशिका नली में जल का स्तर क्या होगा? धीरे धीरे गिरता चले जाएगा। और इस गिरते स्तर को संभालने के लिए, ठीक है, पिस्टन के द्वारा एक कम से कम दाब लगाया जाता है। ठीक है, उस कम से कम दाब को ही हम क्या बोलते हैं? प्रसरण दाब बोलते हैं, और जिसे दाब मापी यंत्र की सहायता से माप लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से इसके बाद अब लिखते हैं भाई, इसमें बाहरी नली में हमने क्या भर दिया? विलयन भर दिया जाता है, जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है, जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। हमने क्या करता? बाहरी नली में विलयन भर दिया जाता, जिसका हमें क्या करना है? परासरण दाब ज्ञात करना होता है इसमें। ठीक है, फलस्वरूप परासरण की प्रक्रिया में फलस्वरूप परासरण की प्रक्रिया में जल के अणु विलयन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं।
विलयन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, फलस्वरूप परासरण की प्रक्रिया में जल के अणु विलयन के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करने लगते हैं, जिसके कारण केशिका नली में, ठीक है, जिसके कारण केशिका नली में, ठीक है, जो केशिका नली होगी इसमें जल का स्तर धीरे धीरे क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण केशिका नली में जल का स्तर गिरने लगता है, जल का स्तर गिरने लगता है, जल का स्तर गिरने लगता है। अतः परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, विलयन की सतह पर जो विलयन के यहाँ सरफेस होगा, ये विलयन की सतह पर कम से कम दाब लगाया जाता है, ठीक है, विलयन की सतह पर क्या होगा, कम से कम दाब लगाया जाता है, ठीक है, विलयन की सतह पर जो कम से कम दाब लगाया जाएगा, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, केशिका नली में जल का स्तर पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, तो वही बोला हमने यहाँ पर। अतः परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन की सतह पर कम से कम दाब लगाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण केशिका नली में जल का स्तर पहले वाली स्थिति में आ जाता है, पहले वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक है, पहले वाली स्थिति में आ गया, ठीक है, अब ये पहले वाली स्थिति में जब आ गया तो अब इसके बाद जो ये कम से कम दाब लगाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, ठीक है, इस कम से कम दाब को ही परासरण दाब कहते हैं, इस कम से कम दाब को ही परासरण दाब कहते हैं, जिसे दाब मापी यंत्र की सहायता से माप लिया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हर्टले विधि में हम, ठीक है, परासरण दाब मापते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार इस विधि के द्वारा परासरण दाब मापा जाता है, ठीक है।
इस प्रकार इस विधि के द्वारा प्रासरण दाब मापा जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रासरण दाब मापने की बर्कले एवं हर्टले विधि। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाया था ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने इस डायग्राम के थ्रू ही, ये देखो पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है, इस थ्योरी को रटने से अच्छा तुम लोग समझना, जो बातें मैंने स्टार्टिंग में बोली ना डायग्राम के थ्रू, उसी तरीके से आप लोग इसमें ये सारी थ्योरी लिख देना। ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 3 या 4 नंबर का। तुम इस टॉपिक को मान के चलो, ये पेपर में काफी बार रिपीट हो भी चुका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नोट करो अभी से।